आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगी। जरा सोचिए, एक डूबती हुई ऑनलाइन किताबों की दुकान, और वो भी अनजाने में आज के मॉडर्न इंटरनेट की नींव रखते। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इसी अविश्वसनीय सफर को डीकोड करने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था। हम यहाँ $1 ट्रिलियन के इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि ये कोई बहुत बड़ा सोची समझी साजिश या मास्टर प्लान नहीं था। ये तो बस कंपनी के अंदर की एक बोरिंग सी स्प्रेडशीट प्रॉब्लम को सुलझाने का एक्सीडेंटल नतीजा था। तो चलिए सीधे साल 2000 में चलते हैं, जब हालात बहुत ही खराब थे। द .com डेथ स्पाइरल, साल 2000। .com बबल बुरी तरह से फूट चुका था। इंटरनेट कंपनियों का बुरा हाल था। फंडिंग पूरी तरह सूख चुकी थी और हर कोई बस किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश में लगा हुआ था। और अगर अमेज़न की बात करें तो उनकी हालत तो और भी डरावनी थी। स्टॉक प्राइस 93% तक गिर चुका था। जरा इमेजिन कीजिए, 1300 कर्मचारियों की छटनी हो चुकी थी और उन्होंने $3 बिलियन से ज्यादा कैश जला दिया था। हालत ये थी कि वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स के लिए अमेज़न बस एक मजाक बनकर रह गया था। इस चार्ट को देखिए। एक तरफ वॉलमार्ट, जो उस वक्त $5.38 बिलियन के शानदार प्रॉफिट पर बैठा था, और दूसरी तरफ अमेज़न, $1.4 बिलियन के भारी नुकसान के साथ। इन नंबर्स को देखकर कोई भी यही कहेगा कि अमेज़न का गेम ओवर हो चुका है। द इंटरनल स्प्रेडशीट केओस। अब दुनिया को तो यही लग रहा था कि अमेज़न बाहरी मुश्किलों से हार रहा है, लेकिन असली डिजास्टर तो कंपनी की 4 दीवारों के अंदर चल रहा था। अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि दर्जनों स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग टीम्स काम तो कर रही थीं, लेकिन उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं था। और यहीं से आती है डेसिमल बग की वो कहानी, जो है तो बहुत मजेदार, लेकिन उस वक्त एक बड़ा सिरदर्द थी। अमेज़न की बुक्स टीम एक 5 कॉलम वाली स्प्रेडशीट में किताबों के दाम लिखती थी। अब डेसिमल की गलतियों से बचने के लिए उन्होंने प्राइसेस को डॉलर्स की जगह सेंट्स में लिखना शुरू कर दिया। लॉजिक तो सही था, लेकिन मार्केटिंग टीम का सॉफ्टवेयर इन सेंट्स को हजारों डॉलर समझ बैठा। और फिर क्या था, $1000 की किताबें होम पेज पर फ्लैश होने लगी और सीएफओ के डैशबोर्ड ने दिखा दिया कि हर महीने $10 मिलियन की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। सोचिए, 40 अलग अलग टीमें एक ही स्प्रेडशीट को पढ़ रही थीं और अनजाने में रोज पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा रही थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेज़न का पूरा ऑपरेशन एक तरह से पैरालाइज हो गया। ये एक ऐसा बॉटलनेक बन चुका था जहां हर टीम अपने काम को बेहतर करने के लिए सिस्टम अपडेट तो करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते, बूम, कंपनी का कोई दूसरा डिपार्टमेंट क्रैश हो जाता था। द बेजोस एपीआई मैंडेट। और ठीक यहीं पर इस पूरी अफरा तफरी का क्लाइमैक्स आता है। साल 2002 में जेफ बेजोस ने तंग आकर एक ऐसा ईमेल लिखा जो आगे चलकर सिलिकॉन वैली का एक लेजेंड बन गया और जिसने कंप्यूटिंग का पूरा इतिहास ही बदल डाला। इस ईमेल के जरिए उन्होंने एपीआई लागू किया। इसे आप एक सर्विस विंडो मान सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आप खुद किचन में जाकर खाना नहीं बनाते, है ना? आप रूम सर्विस को ऑर्डर देते हैं। बेजोस का फरमान भी कुछ ऐसा ही था कि कोई भी टीम दूसरी टीम के डेटा को सीधे नहीं छुएगी, बल्कि इस सर्विस विंडो के जरिए अपनी रिक्वेस्ट भेजेगी और फॉर्मेटेड जवाब का इंतजार करेगी। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। इस मैंडेट में एक लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सभी सर्विस विंडोज इतनी बेहतरीन डिजाइन होनी चाहिए कि एक दिन अमेज़न के बाहर के अजनबी भी आकर इनका इस्तेमाल कर सके। ये बहुत ही पावरफुल सोच थी। इसी एक लाइन ने अमेज़न को सिर्फ एक रिटेलर से उठाकर एक प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में मोड़ दिया। इस एक आदेश ने सब कुछ पलट दिया। जो टीमें सर्वर्स और हार्ड ड्राइव्स चला रही थीं, उन्हें अब मजबूरन ऐसी सर्विस विंडोज बनानी पड़ी जो आगे चलकर बाहरी ग्राहकों के भी काम आ सकें। अचानक से स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर जैसी फिजिकल मशीनें कंपनी के अंदर ही ऑर्डर की जाने वाली सर्विसेज बन गई, बिल्कुल किसी किराए के घर की तरह जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो। फिजिकल सर्वर्स वर्सेस क्लाउड। अब एक बार अमेज़न की दीवारों से बाहर झांककर देखते हैं कि 2005 के आसपास दुनिया में क्या चल रहा था। उस वक्त अगर कोई स्टार्टअप एक ऐप बनाना चाहता था तो उसे लाखों खर्च करके 10 से 20 भारी सर्वर्स खरीदने पड़ते थे। उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एसी वाले कमरे चाहिए होते थे, सिस्टम एडमिन्स हायर करने पड़ते थे और पूरे सेटअप में 3 महीने लग जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ AWS क्लाउड के साथ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बस लॉगिन करो, एक बटन क्लिक करो, मशीनें तुरंत चालू, और आपको पैसे भी सिर्फ उतने ही घंटों के देने हैं जितने आपने इस्तेमाल किए।
साल 2003 में ही दो इंजीनियर्स ने एक मेमो के जरिए ये आइडिया दिया था कि क्यों ना हम अपना ये इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर उन इंटरनेट स्टार्टअप्स को बेचें जिनके पास शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसने स्टार्टअप फाउंडर्स को 3 बड़ी सुपर पावर्स दे दी। शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जीरो खर्च, जब चाहें असीमित स्केल करने की आज़ादी और केवल उसी चीज़ का पैसा देना जो उन्होंने सच में यूज़ की हो। एम्पावरिंग अर्ली इंटरनेट स्टार्टअप्स। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड क्राइसिस के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इस क्लाउड मॉडल ने शुरुआती इंटरनेट फाउंडर्स की तकदीर बदल दी। मान लीजिए कि शुक्रवार को एक स्टार्टअप का ऐप 10 सर्वर्स पर बहुत स्मूथली चल रहा है। शनिवार सुबह अचानक कोई सेलिब्रिटी उनके बारे में ट्वीट कर देता है और देखते ही देखते 10 लाख यूजर्स ऐप पर आ जाते हैं। पुरानी दुनिया में भारी ट्रैफिक से कंपनी का सिस्टम क्रैश होता और वो रातों रात बर्बाद हो जाते, लेकिन AWS के साथ उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में अपने 10 सर्वर्स को बढ़ाकर 1000 कर लिया, और जब सोमवार को ट्रैफिक नॉर्मल हुआ तो वापस 100 सर्वर्स पर आ गए और अपने पैसे बचा लिए। है ना कमाल। इसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा लेकर पैसे की तंगी झेलने वाले कई छोटे स्टार्टअप्स आज ग्लोबल जायंट्स बन चुके हैं। एयरबीएनबी पहले दिन से ही AWS पर बना। नेटफ्लिक्स ने 2008 के डेटा सेंटर क्रैश के बाद पूरी तरह AWS को अपना लिया। स्लैक और यहाँ तक कि CIA ने भी अपने विशाल डेटा के लिए इसी का इस्तेमाल किया। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि उस समय IBM और ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनियां ये कहकर अमेज़न पर हंस रही थीं कि एक किताबों की दुकान सर्वर्स क्यों बेच रही है। द $1 ट्रिलियन सीक्रेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 सालों तक अमेज़न ने AWS की सफलता के इस राज को वॉल स्ट्रीट से पूरी तरह छुपा कर रखा, लेकिन जब पर्दा उठा तो दुनिया देखती रह गई। अप्रैल 2015 में अमेज़न ने आखिरकार खुलासा किया कि AWS ने सिर्फ एक ही क्वार्टर में $1.57 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये खबर आते ही रातों रात अमेज़न का स्टॉक 14% ऊपर भाग गया। दुनिया को अब समझ आ चुका था कि ये कंपनी अब महज एक किताबों की दुकान नहीं रही। और अगर आज के आंकड़ों को देखें तो 2025 में AWS का ऑपरेटिंग प्रॉफिट $46 बिलियन है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये वॉलमार्ट के पूरे बिजनेस के $29 बिलियन के प्रॉफिट से भी कहीं ज्यादा है। ये तुलना अपने आप में बताती है कि AWS किस स्केल का मॉन्स्टर बन चुका है। जेफ बेजोस की एक बहुत ही कमाल की फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि इनोवेटिव बनने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई चीज़ काम करेगी तो फिर वो एक्सपेरिमेंट कैसा। उनका मानना है कि लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, भले ही उनमें फेल होने का चांस हो, भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने का सबसे सॉलिड तरीका है। तो इस पूरी कहानी के बाद हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। अगर एक फेल होती हुई किताबों की दुकान की स्प्रेडशीट को फिक्स करने की कोशिश ने मॉडर्न इंटरनेट को जन्म दे दिया, तो आज हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसे और कौन से $1 ट्रिलियन आइडियाज़ छुपे हुए हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये मज़ेदार जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।